हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विद एस के सर में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 26 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें जो कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था उनके लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के लेके आए हैं। तो आज हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल अक्टूबर 2020 के लिए सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ट्रिस्ट। ऑप्शंस आर नंबर 1 सीवियरेंस, नंबर 2 रॉन्डेव्यू, नंबर 3 एनुअल, नंबर 4 डिस्पैरेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ट्रिस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि हमसे सिनोनिम पूछा गया है। तो सबसे पहले ट्रिस्ट जो है वो नाउन होता है जिसका मतलब होता है परियुक्ति या पूर्व निश्चित भेंट या मिलन स्थल, जिसे हम कहते हैं अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन लवर्स या अ प्राइवेट रोमांटिक रॉन्डेवू बिटवीन लवर्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि ट्रिस्ट का जो सिनोनिम होगा वो होगा रॉन्डेवू। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 77, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom oblique phrase। हमें idiom oblique phrase दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो हमें जो है चुनना है जो कि इसका बेस्ट एक्सप्रेशन देगा। तो हमारा इडियम ऑब्लिक फ्रेज है कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी ये इडियम फ्रेज हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। नंबर 2 अ स्टोरी विच साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट इज़ ट्रू। नंबर 3 अ स्टोरी विथ अ प्रेडिक्टेबल एंडिंग। नंबर 4 अ वेरी बोरिंग नैरेटिव। तो स्टूडेंट्स, कॉक एंड बुल स्टोरी का जो मीनिंग होता है वो होता है एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक फैंसीफुल और अनबिलीवेबल टेल होती है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मीनिंग होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन 1 एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 78, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसको जो है हमें इम्प्रूव करना है। यदि इम्प्रूव करने की आवश्यकता है तो, और यदि इम्प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। तो देख लेते हैं सेंटेंस, योर सन हैव लुक्ड स्मार्ट इन ए कुर्ता, और जो ब्रैकेटेड पार्ट है वो है विल। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 शैल, 2 कैन, 3rd वुड और 4th नो इम्प्रूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है ब्रैकेटेड पार्ट में वो है, यहाँ पर वुड आएगा विल की जगह पर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा, वुड। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मॉडल वुड के बारे में कि द पास्ट मॉडल वुड इज यूज्ड हाइपोथेटिकली टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट डिडंट रियली हैपन इन द पास्ट। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं टू एक्सप्रेस प्रेजेंट फीलिंग्स अबाउट अ पास्ट डिसीजन और एक्शन। ये हमारा मीनिंग है जो हमने वुड का यूज यहाँ पर किया है। तो 78th क्वेश्चन का ऑप्शन 3 वुड राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। हमें एक फ्रेज दिया हुआ है, फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो अल्टरनेटिव बेस्ट सब्स्टिट्यूट है इस फ्रेज का वो हमारा आंसर होगा। तो जो फ्रेज है वो है टू कट द वुल ऑफ अ शिप और अदर एनिमल। ऑप्शंस हैं। नंबर 1 टू मो, नंबर 2 टू प्रून, नंबर 3 टू पेयर, नंबर 4 टू शेयर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टू कट द वुल ऑफ ए शिप और अदर एनिमल, इसका मीनिंग होता है शेयर। क्या मीनिंग होता है इसका? शेयर। टू कट द हेयर ऑन ए पर्सन's हेड क्लोज टू द स्किन। टू कट द हेयर ऑन अ पर्सन's हेड क्लोज टू द स्किन एस्पेशली विदाउट केयर। इसलिए हम यहाँ पर
वर्ड यूज करते हैं शेयर। तो टू शेयर जो है ये इसका जो है बेस्ट सब्स्टिट्यूट है फ्रेज का। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 80। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom oblique phrase। जो idiom oblique phrase में दिया हुआ है उसका हमें वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जो मीनिंग को बेस्ट एक्सप्रेस करे। तो idiom oblique phrase है हमारे सामने टू कम हेल और हाई वाटर। ऑप्शंस हैं नंबर 1 टू इजीली लूज मोटिवेशन, 2 whatever difficulties may occur, 3rd to accomplish a very difficult task, 4 wanting revenge very badly। तो स्टूडेंट्स, टू कम हेल और हाई वाटर, ये जो आपका idiom oblique phrase है इसका मीनिंग होता है whatever difficulties may occur, चाहे जो भी कठिनाइयाँ जो हैं उत्पन्न हो। तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ यू से दैट यू विल डू समथिंग कम हेल और हाई वाटर, you mean that you are determined to do it despite any difficulties that there might be। कि चाहे कोई भी कठिनाइयाँ आएँ, हमने जो है दृढ़ निश्चय कर रखा है कि हम ये काम करके रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम idiom oblique phrase यूज़ करते हैं टू कम हेल और हाई वाटर। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा whatever difficulties may occur। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। Now question number 81। In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके जो हैं 4 पार्ट्स कर रखे हैं। पार्ट 1, 2 और 3 में एरर हो सकती है और पार्ट 4 का होगा नो एरर। यानी अगर उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो हमारा आंसर होगा 4। और अगर मान लो जिस पार्ट में भी एरर है, सपोज करो 1 में है तो 1 आंसर हो जाएगा, 2 में है तो 2 और 3 में है तो 3। तो देखते हैं इस सेंटेंस में एरर है कि नहीं है। हमारा सेंटेंस है हिज रेपुटेशन फॉर बीइंग रफ ऑन स्टूडेंट्स वॉज वेल अर्नड। हिज रेपुटेशन फॉर ये हमारा पार्ट 1 है, बीइंग रफ ऑन ये पार्ट 2 है, स्टूडेंट्स वॉज वेल अर्नड ये पार्ट 3 है और नो एरर पार्ट 4 है। तो हिज रेपुटेशन फॉर बीइंग रफ ऑन स्टूडेंट्स वॉज वेल अर्नड, इस सेंटेंस में स्टूडेंट जो है वो कोई भी एरर नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 जो है नो एरर। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो गया, नो एरर। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ टू स्कार। टू स्कार का सिनोनिम जो है वो सिलेक्ट करना है। समानार्थक शब्द यहाँ पर फाइंड आउट करना है, सिमिलर मीनिंग फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेम, सेकंड टू बीडेक, थर्ड टू एडॉन, फोर्थ टू एम्बेलिश। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि टू स्कार क्या है। टू स्कार है वर्ब, क्रिया, जिसका मीनिंग होता है धब्बा लगना या विकसित करना या मर जाना। इंग्लिश में कहते हैं टू स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, टू इंजर अ पर्सन सो सीवियरली दैट ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी विल नो लॉन्गर वर्क एज इट शुड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मीनिंग होगा फिर टू स्कार का, जैसे मैंने आपको बताया, धब्बा लगना, विकसित करना और मर जाना, ये मीनिंग आपको दिखाई देता है ऑप्शन 1 में टू मेम। तो टू स्कार का मीनिंग होगा टू मेम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है उसके ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है यदि आवश्यकता हो तो। वीरेन प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल टू। वीरेन जो है हॉकी खेलता है और फुटबॉल खेलता है और ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 2। तो ऑप्शंस हैं 1 में बोथ, 2 में आल्सो, 3 में इवन और 4th में नो इम्प्रूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे को ब्रैकेटेड पार्ट दिया हुआ है 2 वो बिल्कुल ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही आएगा कि वीरेन जो है हॉकी के साथ साथ जो है फुटबॉल भी खेलता है।
तो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, तो वीरेन प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल टू, ये हमारा राइट सेंटेंस है। ब्रैकेटेड पार्ट में कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 84। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a sentence has been given in direct oblique indirect speech. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect oblique direct speech. तो स्टूडेंट्स हमें सेंटेंस दिया हुआ है, सीता सेड टू हर मदर, डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है और आपका ये सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच में है, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सीता आस्क्ड मदर हर मदर हो जाएगा। तो इतना तो हमें पता लग ही गया कि सीता आस्क्ड हर मदर से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी इनडायरेक्ट स्पीच में करते वक्त। उसके बाद आगे इन्वर्टेड कॉमाज में दे रखा है डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रखा है। तो स्टूडेंट्स जब भी डू ऑब्लिक डज से स्टार्ट होता है सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो डू और ऑब्लिक फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम क्या कर देते हैं उसको सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये सेंटेंस। तो आपको पता लग ही गया होगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इफ़ या वेदर से ज्वाइन करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो सीता आस्क्ड हर मदर इफ़ हो जाएगा। उसके बाद यू जो है ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा हर मदर से, तो शी हो जाएगा, फिर ऑलवेज आ जाएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि डू प्लस फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो गेट का गॉट हो जाएगा, आगे सेम अप अर्ली। तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं ऑप्शन 4 में। सीता आस्क्ड हर मदर इफ़ शी ऑलवेज गॉट अप अर्ली, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ रिबेल। रिबेल का एंटोनिम सिलेक्ट करना है, विपरीतार्थक शब्द अपोजिट वर्ड। ऑप्शन है फर्स्ट ग्लोम, सेकंड स्प्री, थर्ड बकानल, फोर्थ डिबॉक। तो स्टूडेंट्स रिबेल का सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि रिबेल स्टूडेंट्स नाउन ऑब्लिक वर्ब दोनों हो सकता है, जिसका मीनिंग होता है उत्सव, आमोद प्रमोद करना, बहुत पसंद करना। इंग्लिश में कहते हैं एन्जॉय वन सेल्फ इन ए लाइवली और नॉइजी वे, सेलिब्रेट, मेक मैरी और नॉइजी सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रिबेल है उसका मीनिंग जो है होता है उत्सव, आमोद प्रमोद करना, बहुत पसंद करना। तो अब हमारा इसका जो अपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ग्लूम। ग्लूम का मीनिंग होता है उदास या विषादपूर्ण होना, धुंधला करना या उदासी। तो जब जो हमने मीनिंग देखा रिबेल का कि उत्सव होता है, आमोद प्रमोद करना होता है, बहुत पसंद करना होता है, तो अपोजिट अगर हम देखेंगे तो उसका हो जाएगा उदास या विषादपूर्ण होना। तो ग्लूम जो है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिबेल का। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। हमारे को सेंटेंस में जो है पार्ट दे रखे हैं PQR, तो करेक्ट ऑर्डर में जो है सेंटेंस के पार्ट्स को जो है रीअरेंज करना है। तो सेंटेंस स्टार्ट होता है द फंडामेंटल कॉज ऑफ। पार्ट्स हैं P में दे रखे हैं मॉडर्न वर्ल्ड, द स्टूपिड आर कॉकश्योर। Q में द ट्रबल इज़ दैट इन द, आर वाइल द इंटेलिजेंट आर फुल ऑफ डाउट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आएगा द ट्रबल इज़ दैट इन द, Q आएगा सबसे पहले, फिर मॉडर्न वर्ल्ड, द स्टूपिड आर कॉकश्योर, P आएगा, फिर R आएगा, वाइल द इंटेलिजेंट आर फुल ऑफ डाउट। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा द फंडामेंटल कॉज ऑफ ट्रबल इज़ दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड द स्टूपिड आर कॉकश्योर वाइल द इंटेलिजेंट आर फुल ऑफ डाउट। ऑप्शन 3 QPR हमारा जो है राइट आंसर है QPR।
Now students, question number 87. In the following question, some part of the sentence may have errors, but find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे को सेंटेंस में 4 पार्ट्स दे रखे हैं. फर्स्ट 3 पार्ट्स में एरर हो सकती है किसी भी पार्ट में, और जो है फोर्थ में जो है नो एरर. यदि एरर 1 में है तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, यदि एरर 2 में है तो 2 हो जाएगा, यदि एरर 3 में है तो आंसर 3 हो जाएगा, और एरर नहीं है तो 4 हो जाएगा. तो सेंटेंस को रीड करते हैं. टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वॉज एवर रिटन. तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो हमें एरर दिखाई देती है वो पार्ट 3 में दिखाई देती है, क्योंकि जो दैट जो है वो हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन दैट का एंटीसीडेंट स्टोरीज है, और स्टोरीज जो है वो प्लूरल में है. इसलिए जो ये वाज एवर रिटन दिया हुआ है ये हो जाएगा हैव एवर बीन रिटन, यानी वाज एवर रिटन की जगह क्या आएगा, हैव एवर बीन रिटन. तो एरर है वो पार्ट 3 में है, इसलिए पार्ट 3 जो है वो हमारा राइट आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर 88. सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ सबड्यूड. सबड्यूड का हमें एंटोनिम सिलेक्ट करना है, अपोजिट वर्ड सिलेक्ट करना है. फर्स्ट है डिम, सेकंड है बॉइस्ट्रस, थर्ड है सोलम, और फोर्थ है क्रेस्ट फॉलन. तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि सबड्यूड है क्या. तो स्टूडेंट, सबड्यूड है एडजेक्टिव, ये विशेषण है जिसका मीनिंग होता है धीमा, शांत, मंद, इंग्लिश में कहेंगे लो स्पिरिटेड, क्वाइट एंड रादर रिफ्लेक्टिव, और डिप्रेस्ड. अब इसका जो अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट वो हो जाएगा बॉइस्ट्रस. सेकंड जो ऑप्शन है बॉइस्ट्रस वो हमारा राइट आंसर है. बॉइस्ट्रस भी आपका एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्रचंड, तेज, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लाइवली, एक्टिव, एनिमेटेड, हाई स्पिरिटेड, एनर्जेटिक एंड रफ. तो सबड्यूड का जो एंटोनिम होगा स्टूडेंट्स वो होगा बॉइस्ट्रस. ऑप्शन 2 करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 89. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4. सेंटेंस है स्टूडेंट्स हमारा, विद आवर डैश इनकम्स माई वाइफ and I can usually afford 2 vacations a year. Our options are 1 modest, 2 simple, 3 timid और 4 discreet. हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें हमें ब्लैंक जो है वो फिल करना है. जो बेस्ट अल्टरनेटिव हो वो हमारा जो है आंसर होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है मॉडेस्ट, जिसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, अनअज्यूमिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटीज और अचीवमेंट्स. मॉडेस्ट का मीनिंग होता है अनअज्यूमिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटीज और अचीवमेंट्स. तो मॉडेस्ट आपका जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है. विद आवर मॉडेस्ट इनकम्स माई वाइफ एंड आई कैन यूजुअली अफोर्ड 2 वैकेशंस अ ईयर. हमारी जो मॉडेस्ट इनकम्स है उसके अनुसार मैं और मेरी पत्नी यूजुअली सामान्यतः है साल में 2 वैकेशन अफोर्ड कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन मॉडेस्ट जो है वो करेक्ट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 90. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज. जो फ्रेज हमें दिया हुआ है उसमें हमें वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो फ्रेज का. तो फ्रेज देख लेते हैं. टू डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, एस्पेशली, सडनली एंड फोर्सिबली. ये हमारा फ्रेज है. एक बार मैं फ्रेज को फिर पढ़ देता हूँ. टू डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, एस्पेशली, सडनली एंड फोर्सिबली. ऑप्शंस हैं हमारे. फर्स्ट टू डिटैच, सेकंड टू बाइसेक्ट, थर्ड टू सीवियर, और फोर्थ जो है वो है टू डिसेक्ट. वो क्या है? टू डिसेक्ट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो है आंसर होगा वो होगा टू सीवियर.
टू सीवियर का मीनिंग होता है टू डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, एस्पेशली सडनली एंड फोर्सिबली। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। जो करेक्ट स्पेलिंग वाला जो वर्ड है वो हमें सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में दे रखे हैं मॉन्ट्रियल, सेकंड में दे रखे हैं लिटरेटी, थर्ड में रेजिडियम और फोर्थ में जो है रेस्ट। तो फर्स्ट मॉन्ट्रियल, सेकंड लिटरेट, थर्ड रेजिडियम और फोर्थ जो है रेस्ट। तो अब हमारे को स्टूडेंट्स जो करेक्ट स्पेलिंग है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉन्ट्रियल की स्पेलिंग भी गलत दे रखी है, लिटरेट की भी गलत दे रखी है और रिच्ड की भी गलत दे रखी है। मॉन्ट्रियल की राइट स्पेलिंग होती है MONTREAL, लिटरेट की होती है राइट स्पेलिंग LITERATE और रिच्ड की स्पेलिंग होती है WREATHED। तो जो करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है वो दे रखी है ऑप्शन 3 में रेजिडियम, जिसका मीनिंग होता है अ क्लास ऑफ सोसाइटी दैट इज अनएम्प्लॉयड एंड विदाउट प्रिविलेजेस। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 92, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स इज टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसे हमें फिल अप करना है ब्लैंक को अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव से। तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ऑप्शंस में से वो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं सेंटेंस को। द टीचर एक्यूज्ड जीतू ऑफ डैश बिकॉज शी न्यू ही कुड नेवर राइट सच एन एक्सेप्शनल पेपर। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है दोष लगाना, आरोपित करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोरोइंग, सेकंड है प्लेगरिज्म, थर्ड जो है पायरेसी और फोर्थ है थेफ्ट। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमें ब्लैंक को फिलअप करना है। तो ब्लैंक को फिलअप करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो टीचर ने जो है जीतू पर किस चीज़ का आरोप लगाया है। तो टीचर ने जीतू पर आरोप लगाया है स्टूडेंट प्लेगरिज्म का, क्योंकि वो टीचर जानती थी कि जीतू जो है इतना एक्सेप्शनल पेपर कभी भी नहीं लिख सकती थी। आमतौर पर PhD या MPhil में जो है पेपर लिखा जाता है रिसर्च पेपर, उसमें अगर हम कहीं से मैटर चुरा लेते हैं तो उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्लेगरिज्म। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन, ये मीनिंग मैंने आपको बताया है प्लेगरिज्म का। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ प्लेगरिज्म का मीनिंग, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। ये हमारा राइट आंसर है। तो 92 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 प्लेगरिज्म जो है वो राइट आंसर है। इस सेंटेंस में जो ब्लैंक दिया हुआ है उसको हम प्लेगरिज्म से फिलअप करेंगे। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस के पार्ट दिए हुए हैं PQR, उनको राइट ऑर्डर में अरेंज करना है। सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारा इट इग्नोर्स द रियल विक्टिम। इट इग्नोर्स द रियल विक्टिम का मतलब होता है कि जो असली विक्टिम है उसको इग्नोर करता है, उपेक्षा करता है। P में दे रखा है ऑफ गेटिंग जस्टिस, Q में ऑफन कंपेलिंग हिम ऑब्लिग हर, R में टू फाइंड एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स। तो सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट हो रहा था इट इग्नोर्स द रियल विक्टिम, उसके बाद आएगा ऑफन कंपेलिंग हिम ऑब्लिग हर, Q आएगा, फिर आएगा R टू फाइंड एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स, फिर आएगा P ऑफ गेटिंग जस्टिस। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा इट इग्नोर्स द रियल विक्टिम ऑफन कंपेलिंग हिम ऑब्लिग हर टू फाइंड एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स ऑफ गेटिंग जस्टिस। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा स्टूडेंट्स QRP, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 94, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। 4 स्पेलिंग हमें दी हुई हैं, इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमें सिलेक्ट करनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट में है पेरिलस, सेकंड में है सोलेमली और थर्ड में है
रिसेस्ड, और फोर्थ में है हायरलूम। तो स्टूडेंट्स जो पेरिलस की स्पेलिंग है वो भी रॉन्ग है ऑप्शन 1 में। 2 में सोलेमली की स्पेलिंग है वो भी रॉन्ग है। 3rd में जो रिसेस्ड की स्पेलिंग है वो भी रॉन्ग है। 4th में जो हायरलूम की स्पेलिंग है वो करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हायरलूम। लेकिन फिर भी मैं आपको बाकी स्पेलिंग्स बता देता हूँ। पेरिलस की स्पेलिंग होती है स्टूडेंट्स PERILOUS। सोलेमली की स्पेलिंग होती है SOLEMNLY, और रिसेस्ड की स्पेलिंग होती है RECESSED। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है हमारी हायरलूम ऑप्शन 4 की, जिसका मीनिंग होता है ए वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट दैट हैज बिलोंग टू ए फैमिली फॉर सेवरल जनरेशंस। तो 94 क्वेश्चन का ऑप्शन 4 हायरलूम करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन in active oblique passive voice. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the sentence in passive oblique active voice. हमें ये नहीं बता रखा कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है, वो हमें खुद देखना है। जो सेंटेंस है वो है द इन्वेस्टिगेशन टीम व्यूड द CCTV वीडियो क्लिप, कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने CCTV वीडियो क्लिप को जो है व्यू किया। तो अब आपको देखना है कि क्या इसका प्रॉपर आंसर होगा, कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस करेगा सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये गिवन सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। द इन्वेस्टिगेशन टीम व्यूड द CCTV वीडियो क्लिप। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 1, द CCTV वीडियो क्लिप इज बीइंग व्यूड बाय द इन्वेस्टिगेशन टीम। नंबर 2, the CCTV video clip was being viewed by the investigation team. Option 3 है the CCTV video clip had been viewed by the investigation team, और 4th है the CCTV video clip was viewed by the investigation team। तो स्टूडेंट्स जैसे जो आपको सेंटेंस दिया हुआ था द इन्वेस्टिगेशन टीम व्यूड द CCTV वीडियो क्लिप, इसमें आपको सबसे पहले देखना था कि सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में है। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म व्यूड लगी हुई है। तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म व्यूड लगी हुई हो या कोई भी सेकंड फॉर्म हो, तो आपको उसमें पैसिव करते वक्त वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है। यानी व्यूड से पहले वाज ऑब्लिक वर आ जाएगा, और उसकी जो थर्ड फॉर्म आपको देखनी है कि व्यूड की क्या होती है। व्यूड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं स्टूडेंट्स। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि व्यूड सेकंड फॉर्म है, और उसकी हमें अगर थर्ड फॉर्म करेंगे तो सेम व्यूड ही रहेगी, और उससे पहले क्या लगा देंगे, वाज ऑब्लिक वर, और द इन्वेस्टिगेशन टीम जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और द CCTV वीडियो क्लिप जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये चीज़ें दिखाई देती हैं आपको ऑप्शन 4 में। द CCTV वीडियो क्लिप वाज व्यूड बाय द इन्वेस्टिगेशन टीम, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। Now directions for questions 96 to 100. In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the 4 alternatives. निम्नलिखित पैसेज में स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स को लेफ्ट आउट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यान से पढ़ो, और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक, और दिए गए ब्लैंक के लिए करेक्ट आंसर का चुनाव करो आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, जो 4 अल्टरनेटिव्स हमें दिए हुए हैं। हिस्ट्री रेयरली प्रोड्यूसेस मोमेंट्स, फिर हमारे को दे रखा है ब्लैंक एपिफेनी, वेयर पॉलिटिक्स अपीयर्स एज ए क्रिएटिव एक्ट ऑफ रिडेम्पशन एंड द फ्यूचर बिकम्स अ कलेक्टिव एक्ट ऑफ हीलिंग। तो अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हम 96 में क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट में फॉर, सेकंड में ऑफ, थर्ड में विद, और फोर्थ में अबाउट। तो हिस्ट्री रेयरली प्रोड्यूस मोमेंट्स ऑफ एपिफेनी, हिस्ट्री जो है रेयरली प्रोड्यूस करती है एपिफेनी के मोमेंट्स को, तो ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, सेकंड ऑप्शन राइट है। उसके बाद आगे देख लेते हैं डैश सोसाइटी, डैश में आपको 97 का आंसर भरना है। सोसाइटी कैरीज इट्स वुंड्स लाइक ए बर्डन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट में ईच, सेकंड में 1,
थर्ड में ऑल और फोर्थ में ए। तो इसमें आएगा ईच सोसाइटी, प्रत्येक समाज। तो 97 का ऑप्शन 1 जो है वो राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ए डैश रिमाइंडर दैट जस्टिस वर्क्स फ्रेगमेंटरली। ए डैश रिमाइंडर कि भाई जस्टिस जो है वो फ्रेगमेंटरली वर्क्स करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा परपेचुअल रिमाइंडर। 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, परपेचुअल। सडनली आउट ऑफ द क्रासनेस द डैश ऑफ एवरीडे पॉलिटिक्स। द डैश ऑफ एवरीडे पॉलिटिक्स में आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन 1 क्रूडिटी। ऑप्शन 1 क्रूडिटी। क्रूडिटी स्टूडेंट नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग रूडिमेंट्री और मेक शिफ्ट। जिसका क्या मीनिंग होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रूडिमेंट्री और मेक शिफ्ट, जिसको हम ये प्रिमिटिवनेस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स 91 का जो ऑप्शन 1 क्रूडिटी राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, डैश ए मोमेंट टू ट्रेजर। फिर आएगा स्टूडेंट्स आपका कम्स, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, कम्स अ मोमेंट टू ट्रेजर। 100th क्वेश्चन का ऑप्शन 3 कम्स जो है वो राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो अक्टूबर 2020 में होना है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस किए, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आपके लिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट इंग्लिश लैंग्वेज के लाते रहेंगे। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।